हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। आज 10 अक्टूबर है और आज द हिंदू से अपने एक और एडिटोरियल लेने वाले हैं जिसका टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के कि ये संघर्ष, अंतहीन संघर्ष जो चल रहा है इसे रुकना चाहिए और ताकि उस मिडिल ईस्ट में है जो शांति स्थापित हो सके, जो मानवता के भी हित में है। तो इसी बात को लेकर के आज का एडिटोरियल रहने वाला है अपना। तो देखते हैं इसके अंदर क्या जो मेन चीजें आने वाली है और जो नई शब्दावली है वो क्या रहने वाली है। तो 10 अक्टूबर का है, वोकेबलरी एज यूजुअल इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें अपने देखने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं। देखो, पहला जो वोकैब में शब्द आ रहा है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच। यहां पर आप देख सकते हैं अन यू से जो साउंड है वो ए की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड जो लास्ट वाला ईडी है इसकी साउंड है वो टिट, यानी छोटी ई की साउंड इसमें आ रही है। इसका विशेष ध्यान रखें। अभूतपूर्व, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व, जिसके जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। सो नेवर डन और नॉन बिफोर, जिसके बारे में पहले पता नहीं हो या ऐसा पहले कभी नहीं किया गया हो। अनपैरेलल्ड हो या अनइक्वल्ड हो। तो इसके अंदर एंटोनिम हो जाएगा, जिसके समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, एंटोनिम हो जाएगा सामान्य, नॉर्मल या कॉमन। द एम्फेसिस हैज बीन ऑन शेपिंग बोल्ड सॉल्यूशंस टू सेव लाइव्स एंड लिवलीहुड्स इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। तो इस बात पर बल रहा कि पॉलिसी इस प्रकार से शेप की जाए, समाधान इस प्रकार से किया जाए कि जीवन बचे और लोगों की आजीविका भी बढ़े। इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, इस प्रकार के अभूतपूर्व समय में जैसा पहले कभी नहीं रहा। सो नेक्स्ट इज है इनकर्शन। इनकर्शन का मतलब क्या हुआ? ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इनकर्शन, इनकर्शन। यहां पर आप देखें यू से जो ये इस तरह की साउंड आ रही है, यानी आप ध्यान दें यू के बाद जब आर हो तो ये अ की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? ए की ध्वनि आती है। जहां और अगर वहां जैसे पहले अनप्रेसिडेंटेड में ये यू से जो ये वाले ए की ध्वनि आ रही थी, तो इसमें और इसमें अंतर है। जब यू के बाद आर हो तो ये सिंबल में प्रोनाउंसिएशन में यूज होता है, डिक्शनरी में आप विशेष ध्यान से रखें। छिपा आक्रमण, यानी छिपा हुआ आक्रमण, आघात, धावा। सो एन इन्वेजन और अटैक, एक ऐसा आक्रमण या हमला, स्पेशली ए सडन और ब्रीफ वन, जो अचानक हो और छोटा सा हो। तो अब करंट ये जो देख लेते हैं अपने इजराइल पर जो फिलिस्तीन की जो एक टेररिस्ट विंग है, उग्रवादी संगठन है हमास, उसने जो हमला किया तो वो थोड़े समय के लिए आए, अचानक से आए और उन्होंने जो इनकर्शन किया, जबरदस्ती घुसपैठ की। यानी कि वो पैराग्लाइडर से, आपने जैसे इमेजेस देखे होंगे, तो पैराग्लाइडर से उड़ते हुए नीचे आए और कुछ लोग हैं जो तारबंदी फेंसिंग तोड़ करके आए और जनता पे गोलीबारी करके वापस भाग गए। तो इस तरह के अटैक को इनकर्शन बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इन्वेजन, एसॉल्ट, आक्रमण है, हमला है, बात तो वही है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? रिट्रीट होना, पीछे लौट जाना, बैक स्लाइड करना, वापस जाना या रिग्रेस करना। So incursions into enemy territory. तो incursions into enemy territory तो दुश्मन के क्षेत्र में है जो अचानक ही दावा बोल देना, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है रिमिनिशेंट। रिमिनिशेंट का मतलब हुआ एडजेक्टिव है, स्मरणकारी, रिमाइंडिंग, जो आपको याद दिलाए, पीछे की कोई बात याद दिला दे। टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ द समथिंग, कोई चीज पीछे की याद दिलाना है। सिमिलर टू के समान होना है, कंपेरेबल विद, जिसकी की से तुलना की जा सके। अपोजिट हो जाएगा जो स्मरणकारी, याद दिलाने वाला है तो भूल जाने वाला, फॉरगेटफुल, ओब्लिवियस, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। द साइट्स वर रिमिनिशेंट ऑफ माय चाइल्डहुड, ये दृश्य देख करके मुझे क्या आ गई? बचपन की याद आ गई।
सो अब जो हमास और फिलिस्तीन के जो इजराइल के साथ जो झड़प चल रही है, युद्ध हो रहा है, इससे इसकी पास्ट एक्टिविटीज है जो वो क्या होगी, रिमिनिसेंट होगी, उनकी याद होगी। सजेस्टिंग समथिंग बाई रिजेम्बलेंस, दूसरा अर्थ है इसका किसी से रिजेम्बलेंस होना, के समान दिखना, उससे भी आपको कुछ सुझाव मिले, जैसे हर रॉब्स वर रेगुलरली रिमिनिसेंट ऑफ मिलिट्री ड्रेस, उसके जो रॉब्स है यानी ड्रेस है, तो उसकी ड्रेस ऐसे रेगुलर स्पष्ट ऐसे लगा कि वो कोई मिलिट्री ड्रेस हो, यानी सैन्य वेशभूषा में हो, तो सैन्य वेशभूषा के जैसा लगना, के समान होना, तो ये सेकंड इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या हो, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन हो। प्रैग्मेटिक, इस पार्ट पर स्ट्रेस देना है आपको। सो प्रैग्मेटिक क्या हुआ, एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations, सैद्धांतिक विचारों के बजाय व्यवहारिक तरीकों पर आधारित वास्तविकता और सेंसिबल बातें हैं, उन्हें हमने उनसे डील करना प्रैग्मेटिक कहलाता है। यानी कि डाउन टू अर्थ हो, क्या हो, जो चीज डाउन टू अर्थ हो, बिल्कुल जमीनी स्तर की बात हो, वो बात बड़ी सेंसिबल होती है, रियलिस्टिक, वास्तविकतापूर्ण होती है, वो प्रैक्टिकल होती है, वो व्यवहारिक होती है, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। कुछ केवल आइडियलिस्टिक बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका अपोजिट हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल दूसरा हो जाएगा अनरियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल से इम्प्रैक्टिकल। आपको पता है आईएम लगाने से भी अपोजिट बनता है, जैसे पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो ऐसे ही प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल। सो ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू बिजनेस एथिक्स, तो हमें बिजनेस एथिक्स में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, व्यवहारिक अप्रोच रखनी चाहिए। सो ये वर्ड आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपेग्नेंट, रिपेग्नेंट, रिपेग्नेंट। अब आप यहां देखें, यहां इस यू से ए की ध्वनि आ रही है, और ये जो ए है इससे आपके ये वाली साउंड आ रही है ए की, दोनों ही ए की साउंड दे रहा है, रिपेग्नेंट। तो ये आर ई से आपके छोटी ए की ध्वनि आ रही है, और सेकंड पार्ट इसको स्ट्रेस किया हुआ है, तो रिपेग्नेंट ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, प्रतिकूल होना के विरुद्ध। जैसे अभी जो इनकर्जन हुआ है हमास का इजराइल पर, ये बिल्कुल रिपेग्नेंट है, इससे पीस प्रोसेस है, उसको धक्का लगेगा। एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल और अनएक्सेप्टेबल, ये तो बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। क्या है, अस्वीकार्य स्थिति है, ठीक है। सो कॉन्ट्राडिक्टरी टू और इनकंसिस्टेंट विद, कंसिस्टेंट होता है से संगत होना, इनकंसिस्टेंट असंगत होना, तो अपोजिट लगने से आईएन लगने से अपोजिट हो गया, तो ये बिल्कुल असंगत है, बिल्कुल भी है जो स्वीकार्य नहीं है, विरोधी है। सो एग्रीएबल और प्लीजेंट, जिसे सहमत हुआ जा सके, तो उसे अपने क्या कहेंगे, वो प्रसन्न करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। कैनिबलिज्म सेम्स रिपेग्नेंट टू अस, हमारे लिए मांसाहार क्या है, बिल्कुल भी रिपेग्नेंट है, प्रतिकूल है, स्वीकार्य नहीं है। कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म होता है मांसाहार, क्या होता है, मांसाहार यानी मांस खाने वाले लोग। तो अब आपको ये वाक्य में प्रयोग समझ में आ गया। नेक्स्ट है अंडर द योक, इडियम है अंडर द योक, ये वर्ड ऑफ द डे है आपका, वर्ड ऑफ द डे है आज का खास शब्द है ये अंडर द योक। योक बता देता हूं मैं आपको, पहले जो बैलगाड़ी होती थी पुराने जमाने में, तो आप देखते हैं इसके अंदर एक लगा होता है इसमें, इसे बोलते हैं योक। अब इसके अंदर क्या है, ये जो बैलगाड़ी है इसके अंदर दो बैल होते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इनको इसमें जोड़ना क्या है, योक करना कहलाता है। तो ये जो लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा होता है जो उसकी गर्दन पे रखा जाता है, तो इसे योक बोलते हैं। किसे बोलते हैं, योक बोलते हैं इसे। तो ये योक है,
तो अंडर द योग। अब इसके अंदर जो जो दो बैल होते हैं या घोड़े होते हैं उनको क्या करना होता था, एक दूसरे कोऑपरेशन में चलना होता था। अब ये इससे बंधे हुए हैं तो इसका मतलब वो क्या है, इसमें बाउंडेड है। क्या है, बाउंडेड है। अब ये क्या है, इसमें जब बंध गए तो इसको बैलगाड़ी को चलाने वाले उसके मालिक पर निर्भर हो गए, जब तक वो उन्हें नहीं खोलेगा उसके बाउंडेशन में उसकी दया पर निर्भर है। तो इसी से ही इसका है कि हमने जानवरों को इसमें गुलाम बना लिया और उसमें टो कर दिया उनको। तो इडियम है अंडर और एट द मर्सी ऑफ एन इमेंस एंड ऑप्रेसिव फोर्स। किसी भी अत्यधिक उत्पीड़नकारी बाध्यकारी बल के अधीन होना, सेना के अधीन होना, बर्डन बोझ के अधीन होना या प्रेशर के होना। आप अत्यधिक किसी के प्रेशर में काम करते हो तो कहते हैं अंडर दी योक, यानी किसी दूसरे की गुलामी में होना। क्योंकि जब बैल योक में जुड़े हुए होते हैं तो ये क्या हो गए, मालिक की गुलामी में हो गए। So thousands of people are estimated to have lost their lives under the yoke of the brutal dictatorship। हजारों लोगों का ऐसा अनुमान है, आर एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान किया गया है कि हजारों लोगों ने अपना जीवन खो दिया है। एंड दे आर अंडर द योक ऑफ ब्रूटल डिक्टेटरशिप। ब्रूटल होता है क्रूर और डिक्टेटरशिप है तानाशाही। तो क्रूर तानाशाही के अधीन है, यानी क्रूर तानाशाही की दया पर निर्भर है। तो अंडर द योक होना, की दया पर निर्भर होना, की दया पर निर्भर होना, निर्भर होना। तो आप किसी दूसरे की दया पर डिपेंड हो जाते हैं तो उसको अपने कहेंगे अंडर द योक। जैसे अभी करंट सिचुएशन में अपने कह सकते हैं हमास ने कुछ इजरायलीज को जो बंधक बना लिया है तो वो उनके कब्जे में है, तो हम कह सकते हैं दे आर अंडर द योक ऑफ हमास मिलिटेंट्स। तो सम इजरायलीज आर अंडर द योक ऑफ हमास मिलिटेंट्स। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वन इज डिटेंटी। डिटेंट इसका मतलब हुआ नाउन है शांति प्रक्रिया। यहां देखें आप, इस पार्ट को सेकंड सिलेबल को है जो स्ट्रेस किया गया है, डिटेंट। डिटेंट इस पार्ट को है जो स्ट्रेस किया गया है। नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच, शांति प्रक्रिया। द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और सस्टेन्ड रिलेशंस। आप जितनी भी हॉस्टिलिटी दुश्मनी है उसको कम करने के जो प्रयास होते हैं, स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, खासतौर से दो देशों के संबंध में जो संबंध होते हैं, तो उस प्रक्रिया को शांति प्रक्रिया को डिटेंट कहा जाता है। एमिटी मित्रता, कूलिंग ऑफ शीतलता, हार्मनी सद्भावना। तो ये जो देशों के बीच में जो सद्भावना है उसके अर्थ में आया है डिटेंट। एंटोनिम हो जाएगा कंप्रेशन, दबाना, इंक्रीज या बढ़ा देना, यानी कि कंप्रेस कर देना, शांति प्रक्रिया को कम कर देना या बढ़ावा दे देना, विरोध को बढ़ाना। सो हिज पॉलिसी ऑफ आर्म्स कंट्रोल एंड डिटेंट विद द सोवियत यूनियन। उसकी नीति थी एक आर्म्स कंट्रोल, हथियारों के नियंत्रण की, और डिटेंट विद सोवियत यूनियन, सोवियत संगठन के साथ में शांति प्रक्रिया की बहाली की। आज के संदर्भ में अपने क्या कह सकते हैं यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ डिटेंट विद इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक दो अर्थ होते हैं, कॉस्मेटिक या कॉस्मेटिक, तो अपने इसे कॉस्मेटिक भी बोलेंगे। ओके, सो कॉस्मेटिक सेकेंड सिलेबल स्ट्रेस्ड है, एडजेक्टिव या पार्ट ऑफ स्पीच। इसके दो अर्थ होते हैं, अंगराग या सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटिफिकेशन। कॉस्मेटिक्स आप जानते हो मेकअप की जो सामग्री होती है। दूसरा अर्थ होता है इसका एक सुपरफिशियल या दिखावटी। अब हम कॉस्मेटिक्स में क्या करते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, तो ये क्या दिखावे के लिए होता है, सजावट के लिए होता है। तो इसके फिगरेटिव यूज हो जाएगा दिखावटी और या ब्यूटिफिकेशन सामग्री। सो रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट इंटेंडेड टू रेस्टोर और इम्प्रूव ए पर्सन्स अपीयरेंस। तो जो व्यक्ति की जो अपीयरेंस है, दिखना है चेहरा, उसको इंप्रूव करने से संबंधित, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी। एंटोनिम हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम हो जाएगा ब्यूटीफाइंग, सुंदर बनाने की प्रक्रिया, इंप्रूविंग सुधार करने की प्रक्रिया, सतही या आउटवर्ड, ये इसका इस सेंस में अर्थ हो गया, सतही या आउटवर्ड दिखावटी। एंटोनिम हो जाएगा फंडामेंटल, जो दिखावटी नहीं हो, मौलिक हो, स्ट्रक्चरल हो, ओरिजिनल हो।
दूसरा अर्थ हुआ सतही या दिखावटी। इस अर्थ में अफेक्टिंग ओनली द अपीयरेंस ऑफ समथिंग रेदर देन इट्स सब्सटेंस, इसकी वास्तविक तत्व की बजाय ऊपरी स्तर पर है जो नया कुछ अलग दिखाने की प्रक्रिया। द रिफॉर्म पैकेज वॉज मेयरली ए कॉस्मेटिक एक्सरसाइज, ये जो रिफॉर्म प्रक्रिया है वो केवल क्या है, कॉस्मेटिक की एक्सरसाइज साबित हुई, यानी दिखावटी कार्यवाही साबित हुई। आज के जो आर्टिकल है उसमें ये इसी अर्थ में आया है कि जो इजराइल फलस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है, इनकी जो शांति प्रक्रिया है, चाहे वो यूएनओ में की जा रही हो, चाहे G20 में की जा रही हो या किसी अदर फॉर्म पे की जा रही हो, तो ये पीस अकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे ओस्लो अकॉर्ड हो, चाहे उसमें रशिया मेडिटेशन करे या तुर्की करे या यूएसए करे, यूएनओ करे, ये सब क्या साबित हो रहे हैं, कॉस्मेटिक एक्सरसाइज साबित हो रहे हैं, यानी दिखावटी या सतही प्रयास हो रहे हैं, वास्तविक प्रयास नहीं हो रहे हैं जिससे क्या है कि पीस स्टेब्लिश की जा सके। तो इस तरह की चिंताएं आज के आर्टिकल में बताई गई है। तो आइए देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या कहता है। थैंक्स टू द हिंदू, उसकी कर्टेसी से है ओरिजिनल सिन, वास्तविक पाप। क्या है वास्तविक पाप, क्या है, ऑन द अटैक ऑन द इजराइल एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, फलस्तीन पर कब्जा और इजराइल पर आक्रमण, इसका वास्तविक पाप क्या है। इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन टेरिटरीज मस्ट एंड फॉर लास्टिंग पीस। अब जो पैलेस्टाइन की जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, उस पर इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है, जो कब्जा है, वो अवश्य ही क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। मस्ट एंड, अवश्य ही समाप्त होना चाहिए, फॉर लास्टिंग पीस, अंतिम शांति के लिए। अगर क्षेत्र में हमेशा के लिए अगर शांति चाहिए हमें, तो इजराइल को फलस्तीन के क्षेत्र पर कब्जा छोड़ देना चाहिए। ये मूल है इसका। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड नॉट बिफोर देन, ऐसा अभूतपूर्व सरप्राइज अटैक बाय हमास ऑन इजराइल ऑन सैटरडे, सैटरडे को हमास द्वारा इजराइल पर अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया गया, अभूतपूर्व हमला किया गया, किलिंग सम 700 पीपल, लगभग 700 लोग मारे गए। शुड सर्व एज ए रिमाइंडर, इससे एक रिमाइंडर के रूप में लिया जाना चाहिए, याद दिलाने वाला, ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन इन द ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉकेटेड पैलेस्टाइन टेरिटरीज, कि ये क्या करता है, अनसस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी होता है वहनीय, सतत, जिसे बनाया जा सके, और ये अस्थिरता की स्थिति का एक उदाहरण बनेगा। और ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉकेटेड पैलेस्टाइन टेरिटरीज, जो फलस्तीन का जो कब्जे वाला क्षेत्र है जो इजराइल के पास में है, एंड द डेंजर्स दैट नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज हमास पोज टू इजराइल, और ऐसे खतरों को जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि हमास है, उनका इजराइल को जो खतरा है, डेंजर पोज टू को खतरा होना, डेंजर पोज टू को खतरा होना, तो हमास जैसे नॉन स्टेट। अब यहां पर इस पेज को समझना जरूरी है। एक स्टेट एक्टर्स क्या हो गए, जो एक वेद कंट्री होते हैं, जैसे इंडिया है, एक लीगल कंट्री है जिसकी बात का असर होता है, और एक सिस्टम होता है जिससे बात की जा सके, एक व्यवस्थित सरकार होती है वहां लोगों का, तो वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनका सरकारी स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता नहीं होती है। जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में वहां के आतंकी संगठन क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो ऐसे ही फलस्तीन की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जैसे फतह पार्टी है, वो वहां की वास्तविक स्टेट एक्टर है, जबकि ये हमास क्या एक उग्रवादी संगठन है। जैसे भारत के आजादी के आंदोलन में जो नरमपंथी और उग्रपंथी तरह के दल थे, तो इसी तरह के वहां ऐसी फोर्सेज हैं। तो ये आतंकी संगठन है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो एक्टर्स सच एज पैलेस्टाइन एज हमास पोज टू इजराइल, सो नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट्स है जैसे इजराइल आदि है, उनकी मिलिट्री ताकत है या इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कितनी मजबूत क्यों ना हो, ये भारी पड़ते हैं। सो टेंशंस हैव बीन flaring in the west bank for months, वेस्ट बैंक का जो पश्चिमी बैंक है वहां पर तनाव काफी महीनों से बढ़ रहा था, बट nobody accepted such a coordinated low tech yet lethal incursion from Gaza, लेकिन फिर भी किसी ने भी इस बात की एक्सपेक्ट नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का एक कोऑर्डिनेटेड बहुत ही अच्छा समन्वय
इसमें देखो हमास के अटैक में एक अच्छी चीज सीखने वाली भी है, वो ये है कि कोई भी काम कोऑर्डिनेशन से किया जाए। इन लोगों ने बढ़िया कोऑर्डिनेशन किया। यहाँ तो लोग एक सड़क बनाने में कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, एक बना रहा है दूसरा उखाड़ रहा है। अब कोऑर्डिनेटेड लो टेक, यद्यपि टेक्निक इसकी क्या थी, ज्यादा अच्छी नहीं थी। छोटे छोटे रॉकेट थे, उनके आगे है जो छोटे छोटे बम लगा दिए गए और दूर दूर तक मार दिए गए एक साथ हजारों की संख्या में। येट लीथल, लीथल होता है घातक। इनकर्शन अटैक, सरप्राइज अटैक जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फ्रॉम गाजा, गाजा साइड से द वेस्ट बैंक हैज सीन वायलेंस ऑन ए डेली बेसिस इन द रिसेंट मंथ्स। पश्चिमी बैंक पर है जो रोज लगातार कई महीनों से जो हिंसा हो रही थी। बिफोर सैटरडेज अटैक, शनिवार के हमले से पहले some 200 Palestinians and 30 Israelis were killed this year alone। तो इसमें लगभग 200 के लगभग फिलिस्तीनी और 30 इजरायली है जो इस साल है मारे गए थे। और आगे क्या सिचुएशन होती है? Alone this year, the Benjamin Netanyahu government largely ignored the violence। अब ये जो वेस्ट बैंक में जो हिंसा चल रही थी, जो वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, इस सरकार ने इसकी उपेक्षा की, इग्नोर किया, इसकी उपेक्षा की इस हिंसा की। एंड वेंट एड, और आगे बढ़े विद इट्स अदर पॉलिसी प्रेफरेंसेस, अपने अन्य नीतियों की जो प्राथमिकता ये देते हैं, इंक्लूडिंग द ओवरऑल ऑफ द जुडिशरी, की खास तौर से एक न्यायपालिका पर वो अपना कब्जा करना चाह रहे थे। सो इससे घरेलू समस्या उनकी बढ़ी। द इजरायली मिलिट्री डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन इन गाजा एज द स्टेबल इंस्टेबिलिटी। इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर स्थिति को क्या कहा कि ये स्थिर है लेकिन इनस्टेबिलिटी के साथ, अस्थिरता में स्थिरता है। नथिंग दैट द सिचुएशन दो वोलेटाइल वाज अंडर कंट्रोल, फिर भी ये स्थिति किसी तरह से नियंत्रण में नहीं थी। एंड देन केम द हमास अटैक, तभी हमास का ये हमला हो गया। रिमिनिशेंट, याद दिलाने वाला, ऑफ द 1973 योम किपुर, जो 1973 का योम किपुर था, जिसमें अरब के सभी देशों ने लगभग एक साथ मिलकर के एका करके इजराइल पर हमला किया। वॉर व्हेन द इजिप्ट एंड सीरिया शुक इजराइल, जब इजिप्ट, मिस्र और सीरिया ने मिलकर के इजराइल पर हमला किया और उसे झकझोर दिया, शुक कर दिया। हमास एन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमास एक जो कि इस्लामिक आतंकी संगठन है, दैट कैरिड आउट सुसाइड अटैक्स इन द 1990s, 1990 के दशक में इसने आत्मघाती हमले किए। एंड अर्ली 2000s, 2000 के अंदर, showed no distinction between civilians and soldiers, इसने अपने हमले के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया कि कौन सिविलियन है, जन सामान्य नागरिक है और कौन सैनिक है। सैनिक और असैनिक सभी नागरिकों पर हमले किए उसने। डीलिंग द ब्लडिएस्ट ब्लो टू इजराइल इन रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्लडिएस्ट, खूनी ब्लो है जो धक्का मारते हुए उस पर हमला करते हुए इजराइल पर, ये जो हमास ने अपनी करतूत दिखाई। साथ ही साथ आगे और क्या लिखते हैं एडिटर्स, द अटैक रेजेस मॉरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चंस, इस हमले से कुछ नैतिक और व्यवहारिक प्रश्न उठते हैं। नैतिक और व्यवहारिक प्रश्न क्या है भाई? पहला है तो हमास इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट इजराइल सिविलियंस इज रिपेग्नेंट। एक तो कि हमास का जो इनडिस्क्रिमिनेट, बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव, तो ये हो गया भेदभाव रहित, भेदभाव रहित। उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। कई जगह आपको डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, जैसे आप सैनिक हैं तो आप सैनिक से लड़ सकते हैं, बिना निहत्ते किसी नागरिक से आप सिविलियन से आप है जो नहीं लड़ सकते, ऐसा इंटरनेशनल लॉ कहता है। तो यहां इन्होंने भेदभाव नहीं किया, सैनिक और नागरिक का भेदभाव नहीं किया, सामान्य नागरिक का। तो इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस, इसने भेदभाव रहित हिंसा की इजराइल पे, जो भी दिखा सबको मारा। इजरायली सिविलियंस इज रिपेग्नेंट, ये बिल्कुल ही अस्वीकार्य है।
ये प्रतिकूल है। ये क्या है? ये प्रतिकूल है, रिपग्नेंट है, अस्वीकार्य है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टाइनियन कॉज इन एनी वे। और ये किसी तरह से फिलिस्तीन के कॉज यानी हित को नहीं साधने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे उल्टा लोगों की इजरायली के साथ में सहमति हो गई है। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, इट विल पुट मोर फिलिस्तीनियन लिव एट रिस्क। इससे ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान है जो जोखिम में आ गई है, क्योंकि इजराइल भी रिटेलिएट करेगा। इजराइल इक्वली डिसरिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटीज, कि वो भी जो फिलिस्तीनी सिविलियन को जो कैजुअलिटी होने वाली है उसका ध्यान नहीं रखेगा। इज पाउंडिंग द डिसीज्ड एनक्लेव, क्योंकि वो भी जो कब्जे में जो क्षेत्र है, एनक्लेव है, जो बस्तियां हैं, उन पर बमबारी करेगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय पैलेस्टाइनियन टेरिटरीज, जो फिलिस्तीन के जो क्षेत्र हैं, अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन, जो कि इन मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आधुनिक इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा उनके कब्जे में इजराइल की दया पर निर्भर है। अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री हैव बीन फ्यूमिंग वोल्केनो। वो एक फ्यूमिंग वोल्केनो की तरह है जो कभी भी फट सकता है। वोल्केनो जो आपका ज्वालामुखी है। सो देयर इज नो पीस प्रोसेस, तो इसमें कोई आपके शांति प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को लंबे समय से कब्जे में, घेराबंदी में हो, आपकी बंदूक की नोक पे हो, तो वो कभी भी उनका गुस्सा फूट सकता है। और मौका पाकर के घरेलू स्थिति का उन्होंने ऐसा कर दिया है। यही इसकी टोन है, ये कहना चाहता है एडिटर यहां पर। नेक्स्ट, इजराइल हैज कंटिन्यूड टू बिल्ड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। एक तो इजराइल ने वेस्ट बैंक में जो बस्तियां, सेटलमेंट्स बनाना जारी रखा। सेटलमेंट्स का मतलब होता है बस्ती, तो यहूदियों की बस्ती उसने वेस्ट बैंक में बनाना जारी रखा जब से इसका कब्जा है 67 से। रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स एंड चेक पॉइंट्स, जगह जगह सिक्योरिटी बैरियर उन्होंने बना दिए, चेक पॉइंट बना दिए। जो भी फिलिस्तीनी आते हैं उनकी कड़ाई से जांच होती है, स्क्रूटनी होती है। लिमिटिंग पैलेस्टाइनियन मूवमेंट्स, पैलेस्टाइनियन की मूवमेंट है, आवाजाही है, उसको भी बहुत लिमिट कर दिया। एंड नेवर हेजिटेटिंग टू यूज फोर्स और कलेक्टिव पनिशमेंट टू कीप ऑर्गेनाइज्ड पैलेस्टीनियंस अंडर चेक। और उन्होंने किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं की, हेजिटेशन नहीं की फिलिस्तीनी लोगों को बल प्रयोग करते हुए या सामूहिक रूप से सजा देते हुए किसी और, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सके। दिस स्टेटस को यथास्थिति, स्टेटस को यथास्थिति, तो यथास्थिति क्या होगी? स्टेटस को पहले जैसी जो है वैसी की स्थिति बनाए रखना। तो ये जो स्टेटस को है, हैज ओनली टर्न पैलेस्टीनियंस मोर रेडिकल एंड हमास इवन स्ट्रॉन्गर। तो इससे है जो फिलिस्तीनी लोग ज्यादा रेडिकल हो गए, ज्यादा सनकी हो गए, और हमास ज्यादा मजबूत हो गया। इजराइल हैज नाउ डिक्लेयर्ड वॉर। अब इजराइल ने क्या है? युद्ध की घोषणा कर दी है। हैज डिक्लेयर्ड पैसिव स्ट्रक्चर है यहां पर। बट पास्ट अटैक्स, पीछे के जो हमले हैं, ग्राउंड इन्वेजन्स, जमीन से जो हमले हैं, आक्रमण है, एंड एयर स्ट्राइक्स, जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है फॉर इजराइल, हैव डन लिटिल टू वीकन हमास। इनसे है जो हमास कोई ज्यादा कमजोर नहीं पड़ा है। क्यों? वेस्ट एशिया हैज आल्सो विटनेस्ड जियोपॉलिटिकल रिअलाइनमेंट्स, क्योंकि जो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया है, इसने जियोपॉलिटिकल, जो भू राजनीतिक जो अलाइनमेंट है, रिअलाइनमेंट है, लोगों का सहयोग है, उसको देखा है इन रिसेंट ईयर्स। फ्रॉम द इजराइल अरब रिकंसिलिएशन टू द ईरान सऊदी डिटेंटी इज पीस प्रोसेस। ये जो पीस प्रोसेस है, शांति प्रक्रिया है, तो इजराइल अरब में जो रिकंसिलिएशन हो रहा है, सुलह हो रही है, हम इसको पहले सीख चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा। ये सब देश हैं जो हमेशा बार बार आते हैं। तो जो इजराइल अरब में सुलह हो रही है उसको, और ईरान और सऊदी अरब की जो डिटेंटी है, पीस प्रोसेस हो रही है, तो इसको भी डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा भी इनकी कहना चाहते हैं ये। नेक्स्ट वन, बट दी चेंजेस हैव कन्वीनियंटली साइड स्टेप द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन। ये जो बदलाव है, उन्होंने कन्वीनियंटली, बहुत ही सुविधाजनक ढंग से इसको साइड स्टेप कर दिया है, अलग कर दिया है। दी ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन के जो कब्जे को,
वेस्ट एशिया ओरिजिनल सिन। अब जो पश्चिमी एशिया का जो ओरिजिनल जो सिन है, जो पाप है, जो मूल जो समस्या है, वो क्या है? लेटिंग द स्टेटस क्वो प्रिवेल। अब मूल पाप है कि जो स्टेटस को, यथा स्थिति को बने रहने देना, प्रिवेल करना, बने रहने देना, ये चीज है जो वास्तविक पाप है। अरे भाई, इजराइल को कह दिया तुम यहां कब्जा करो, उनको कह दिया तुम यहां रहो, वास्तव में उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन न देना ही वास्तविक पाप है। बट द स्टेटस को कैन नॉट प्रिवेल विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। यथास्थिति बिना परिणामों के, बिना कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट, परिणाम, तो बिना परिणाम के आपके यथास्थिति नहीं रह सकती। इफ इजराइल एंड अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स वांट लास्टिंग पीस, यहां प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ी, तो कैसे खिलाड़ी? राजनीतिक खिलाड़ी। इजराइल और जो अन्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, तुर्की है, ईरान है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेबनान है, इवन इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, वांट लास्टिंग पीस, अगर ये सब, यूएनओ भी है, अगर ये सब परमानेंट पीस चाहते हैं एंड स्टेबिलिटी, स्थायित्व चाहते हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, देयर फोकस मस्ट टर्न इनटू फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, तो उनका फोकस है हमेशा एक सॉल्यूशन की ओर मुड़ना चाहिए, टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, तो उन्हें फिलिस्तीन के प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहिए। द मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट एड्रेसिंग द कोर इश्यू वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस। अगर आप मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे, सैन्य कार्रवाई करेंगे, बिना किसी कोर इश्यू को एड्रेस किए, कोर इश्यू क्या है? फिलिस्तीनियों को रहने के लिए जगह देना, तो ये क्या होगा? आपका कॉस्मेटिक इंटरवेंशन होगा, एक दिखावटी बीच बचाव होगा। जब तक आप फिलिस्तीनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है एडिटर्स ने बहुत ही शानदार बात कही है और ये कोर आइडिया आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि शांति ही विकास का आधार है, बिना शांति के कोई भी विकास नहीं हो सकता। तो आई डू होप जल्दी ही इजराइल फिलिस्तीन में शांति आए और लोग मानवता को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वन नेशन वन फ्यूचर वन अर्थ वाला सपना तभी सच होगा जब हम सब शांति से रहेंगे, और ह्यूमन है जो फर्स्ट है, ऐसा होना ही चाहिए। तो इस तरह के एडिटर्स की टर्न है ह्यूमैनिटी को बढ़ाना, तो उम्मीद करते हैं जल्दी वहां शांति स्थापित होगी। नमस्कार।